मुझे 3 साल लगे रियलाइज करने में कि एमबीए मेरे लिए सही ऑप्शन नहीं है। अगर उन 3 सालों में कोई मुझे पहले बता देता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, कुछ और कर रहा होता। इनफैक्ट इंडिया में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अभी कैट की प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे। वो शायद अपने कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही होंगे एंड वो फाइनल ईयर तक या उसके बाद तक भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। क्लास नोट्स से ज्यादा उन्हें टाइम इंस्टीट्यूट के नोट्स चाहिए, इंटर्नशिप से ज्यादा वो मॉक टेस्ट देते हैं, रियल स्किल से ज्यादा वो परसेंटाइल पे फोकस करते हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा, मैं तो खुद एग्जैक्टली ऐसा ही था और इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप भी ऐसे हो तो शायद ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए ये वीडियो उस रियलाइजेशन पे है जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो बिना अपने 2-3 साल वेस्ट करे। हाय, आई एम स्पर्श एंड आज हम बात करेंगे एमबीए इन इंडिया की ऑनेस्टली, कंप्लीटली एंड डेटा के साथ। टीयर 1 से टीयर 3 तक आरओआई क्या है, कब एमबीए करनी चाहिए कब नहीं, और मेरी पर्सनल स्टोरी जो शायद आपका डिसीजन जेन्युइनली अफेक्ट कर सकती है। तो अगर आप भी एक एमबीए एस्पिरेंट हो या फिर आप कंफ्यूज्ड हो तो दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यू विल वॉच टुडे। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। तो मेरी खुद की कैट प्रिपरेशन और एमबीए की कहानी से शुरू कर लेते हैं। अब मैं ये कहानी क्यों शेयर कर रहा हूं पूरी सुन लो, आप खुद समझ जाओगे। 2020 में आई जॉइंड शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। आई डोंट नो व्हाई बट कॉलेज में घुसते ही मेरे माइंड में ये चीज फिक्स थी कि अंडर ग्रेजुएशन से तो सिर्फ इंडिया में कुछ नहीं होने वाला, मुझे एमबीए करनी ही पड़ेगी। एंड विद इन द सेकेंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग माई कॉलेज मैंने कैट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। एंड अगेन मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं था ऐसे करने के लिए, पर जैसे मैंने बताया कि मुझे पता था कि अगर मैंने एमबीए नहीं करी तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने जेन्युइनली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मैं और कुछ नहीं करता था, सिर्फ कैट की प्रिपरेशन करता रहता था। एंड इसीलिए अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर तक आते आते मैं कैट मॉक्स में ऑलमोस्ट 95 परसेंटाइल अचीव कर रहा था विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था एंड मुझे बस प्रैक्टिस करनी थी एक और साल। मैं बचपन से ये ओवरथिंक कर रहा हूँ, इसलिए हर चीज में आई गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ। कैट एग्जाम में अभी भी 1.5 साल बचे थे एंड मैंने सिलेबस पूरा कर लिया था, तो मुझे पता नहीं था क्या करें। तो उस टाइम पे मैंने आई थिंक अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया। मैंने कैट प्रिपरेशन से एक ब्रेक लिया इंटर्नशिप करने के लिए। और हाँ, वो इंटर्नशिप करने का भी अंडरलाइंग थॉट यही था कि मैं अपना सीवी स्ट्रॉन्ग कर लूंगा ताकि जब एमबीए एडमिशंस के लिए इंटरव्यू राउंड्स होंगे तो उसमें मेरे पास बात करने को कुछ होगा। स्किल बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। सो आई जॉइंड अर्बन कंपनी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब बिकॉज मैं एक इंटर्न था तो नेचुरली जिसके साथ भी मैं बैठता था उस कंपनी में, जिससे भी बात करता था, वो सब मेरे से यही पूछते थे कि यार आगे क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहते हो। एंड विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस मैं एकदम से बोल पड़ता था कि यार मुझे एमबीए करनी है। अब मैक्सिमम लोग मेरी ये बात सुन लेते थे या नॉड लॉन्ग कर देते थे क्योंकि 99% लोगों की यही तो जर्नी होती है। मैं क्या अलग कर रहा था। पर एक सीनियर ने मेरे से क्वेश्चन करा। उन्होंने मेरे से पूछा कि एमबीए क्यों करना चाहते हो। मैंने बोला क्योंकि सब कर रहे हैं, मुझे भी करनी है, मुझे नहीं तो कोई जॉब नहीं देगा। ये सुन के उन्होंने मुझे बस एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने आगे का मेरा पूरा करियर पाथ सेट कर दिया। ही टोल्ड मी, डोंट बी सो श्योर स्पर्श। अगर 99% लोग एक ऐसे पाथ पे चलेंगे जो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कहाँ लेके जाएगा, तो तुम्हें भी उन्हें फॉलो थोड़ी करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीए मत करना, बस किसी भी चीज पे भी श्योर मत हो। तुम सिर्फ सेकंड ईयर में हो, एक्सप्लोर करो, काम करो, सीखो एंड देन डिसाइड करना। एंड आई डोंट नो व्हाई पर ये सुनते ही समथिंग क्लिक्ड, समथिंग चेंज्ड इन मी। सडनली एमबीए करने का डिसीजन अब इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था। एंड घर आते ही मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि मुझे नहीं पता मुझे एमबीए करनी है या नहीं, बट ये बचे हुए 1.5 साल अपने कॉलेज के मुझे अब काम करना है, मुझे इंटर्नशिप्स करनी है, कॉलेज सोसाइटीज ज्वाइन करनी है। एंड दैट इज व्हाट आई डिड। अपने लास्ट ईयर में मैं एक कॉलेज सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना एंड साथ ही साथ मैं इंटर्नशिप्स करता रहा। अब मेरा रिवाइज प्लान था कि मुझे कॉलेज की इमीडिएटली बाद एमबीए नहीं करनी, बल्कि कुछ रियल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है एंड प्रॉब्ली आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस तब मैं एमबीए करने का देखूंगा। बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने कैट तो नहीं दिया बट मैंने जीमैट देने का सोचा। आई थॉट इफ आई कैन गेट अ गुड स्कोर इन जीमैट मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आईएसबी में एक डेफर्ड एडमिशन ले सकता हूँ। मतलब कि अपने कॉलेज के बाद 2 साल काम करने के बाद मैं आईएसबी में जा सकता हूँ। एंड वी ऑल नो आईएसबी इज द बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया।
तो मेरे को लगा ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए। बट फेट हैड अदर प्लान्स फॉर मी। बाय द टाइम मैं अपने कॉलेज के एंड को अप्रोच कर रहा था, एंड जैसे मैंने बताया मैं साइड बाय साइड इंटर्नशिप्स कर रहा था, कॉलेज सोसाइटी से एक्सपीरियंस गेन कर रहा था, मुझे एक बिजनेस आइडिया आया। नाउ अगेन इनिशियली मैंने सोचा कि उस बिजनेस आइडिया पे भी फ्यूचर में एक्ट अपॉन करेंगे, बट विद एवरी पासिंग डे मेरा बिलीव स्ट्रांग होता रहा एंड मेरे को लगा कि यही मेरी विंडो है। अगर मैंने अभी एक्ट नहीं किया इस आइडिया पे तो फिर मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। एंड बाय द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई कॉलेज मैंने अपनी कंपनी को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था। ना मैंने फिर कैट दिया, ना मैंने आईएसबी में एडमिशन लिया, ना मैंने जॉब करी, ना मेरे आगे कोई एमबीए करने के प्लान्स है अब। ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सब कुछ हो पाया सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, और वो डिसीजन ये था कि मैंने खुद को लिमिट नहीं किया कि यार मुझे एमबीए करनी ही करनी है। और ये वीडियो भी इसी के बारे में है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एमबीए करो या मत करो, अच्छी है बुरी है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एमबीए में खुद को ब्लॉक मत करो। ऐसा मत सोचो कि एमबीए करनी ही करनी है। अगर सही है आपके लिए एमबीए तो एमबीए करो, पर खुद को लिमिट मत करो। तो कैसे पता लगेगा कि आपको एमबीए करनी है या नहीं? अब वीडियो का पूरा रिमेनिंग पार्ट हम थोड़े रियल डेटा के ऊपर बात करेंगे एंड टीयर वाइज बात करेंगे एमबीए की। बाय द एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको एमबीए करनी चाहिए या नहीं। स्टार्ट करते हैं विद टीयर 1 एमबीए। टीयर 1 मतलब IIM, ABC, ISB, FMS एंड ऐसे कॉलेजेस। अब अपफ्रंट ही बता देता हूं, अगर टीयर 1 एमबीए कॉलेज है तो इन एनी सिनेरियो एमबीए करनी चाहिए। स्पेसिफिक नंबर्स बताऊं तो किसी भी टीयर 1 एमबीए कॉलेज की एवरेज फीस 25 से 30 लाख के बीच है। जैसे IIM अहमदाबाद की फीस 27.5 लाख के आसपास है, ISB की फीस 35 लाख है, तो एवरेज पे अराउंड 28 to 30 लाख के बीच मान सकते हो। बट इन कॉलेजेस की एवरेज प्लेसमेंट भी काफी हाई होती है, अराउंड 35 to 40 लाख का एवरेज अभी चल रहा है। सो टीयर 1 एमबीए कॉलेज का ROI क्या हुआ? लेट्स से आप IIM अहमदाबाद गए, वहां पे फीस थी 27.5 लाख, वहां पे आपका पैकेज लगा जो वहां का एवरेज पैकेज है 35.5 लाख। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में आपकी जो फीस पे आपने एजुकेशन लोन लिया होगा वो रिकवर हो जाएगा। तो अगर 10 साल के होराइजन से सोचोगे तो ये एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट अगर आप FMS में एडमिशन ले पाए तो ROI इसका ऑलमोस्ट 10x हो जाएगा, क्योंकि उसकी टोटल फीस ही 2.5 लाख से भी कम है एंड एवरेज प्लेसमेंट अभी भी 35 से 40 लाख के आसपास है। लेकिन ऑब्वियसली टीयर 1 एमबीए का कैच इज दैट वहां पे एडमिशन लेना इज एक्सट्रीमली टफ। सबसे पहले आपकी कैट में 99.9 परसेंटाइल के आसपास होने चाहिए, देन आपके कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, आपके 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स आए होंगे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स को टीयर 1 में एडमिशन बहुत कम मिलता है। एंड माइंड यू, जब आप अपने अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे तब आप अपने सेम स्ट्रीम के लोगों के साथ कंपीट कर रहे थे। मतलब अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट थे तो आप कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ ही कंपीट कर रहे थे, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट थे तो साइंस स्टूडेंट्स के साथ ही कंपेयर कर रहे थे। बट कैट के साथ सडनली कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट्स सारे आपस में भी compete कर रहे हैं। लेकिन एक बार एडमिशन मिल गया तो ये जेन्युइनली वर्थ इट है। टीयर 1 में आपको ब्रांड क्रेडिबिलिटी मिलती है, नेटवर्क एक्सेस मिलता है, टॉप MNC रिक्रूटर एक्सेस भी मिलता है। सो ऑल इन ऑल टीयर 1 एमबीए ऑलमोस्ट हर केस में परफेक्टली वैलिड है। अगर आपको एक टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो विदाउट एनी डाउट आपको एमबीए करनी चाहिए। अब चलते हैं टीयर 2 एमबीए कॉलेजेस में। इसमें आते हैं NMIMS मुंबई, ग्रेट लेक्स, IMT गाजियाबाद, न्यू IIMs एंड ऐसे कॉलेजेस। अब यहाँ से एमबीए करने ना करने का डिसीजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सब बताता हूँ। देखो टीयर 2 कॉलेजेस की भी फीस टीयर 1 जितनी ही होती है एमबीए में, 25 से 35 लाख के बीच ही वैरी करती है। लेकिन अब जो एवरेज प्लेसमेंट का नंबर है वो ड्रास्टिकली गिर जाता है। टीयर 2 में अभी एवरेज प्लेसमेंट नंबर्स 15 से 20 लाख के बीच चल रहे हैं, पर इससे भी इंपॉर्टेंट नंबर ये है कि वहां पे 100% प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। मतलब कि अगर आपने एक टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 2 साल वहां पे एमबीए कर ली, उनकी 25-30 लाख की फीस दे दी, तब भी आपके पास एक जॉब होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैच करो ROI निकालने के लिए फिर से। लेट्स से आपने NMIMS में एडमिशन ले लिया, वहां पे अराउंड 28 लाख की फीस है। उसके बाद आपकी जॉब लगी 18 लाख रुपए की, आपके पास मंथली इन हैंड अराउंड 1 लाख 1,10,000 के आसपास आएगा। अब आपने जो वो 28 लाख की फीस पे एजुकेशन लोन लिया होगा उसकी मंथली EMI अराउंड 30,000 रुपए की होगी। इसको कंबाइन करोगे रेंट, फूड, बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस के साथ, तो ROI का नंबर बिल्कुल अच्छा निकल के नहीं आता। इतनी मैथ्स आप खुद कर लोगे, आई एम श्योर। इसके साथ अब एक और मेट्रिक को कंबाइन करो,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2 साल जब आप एमबीए कर रहे होगे, मतलब वो 2 साल आप अर्न नहीं कर रहे होगे। लेट्स से आपने एक जॉब कर रहे हो अभी, उस जॉब को छोड़ के आप एमबीए करने का डिसीजन लोगे तो 2 साल आपकी सैलरी भी तो नहीं आएगी, उसको भी फैक्टर इन करो। डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसको एक बार साइड पे रखते हैं एंड टीयर 2 एमबीए कॉलेजेस भी आपको क्या देते हैं एक बार उनकी बात कर लेते हैं। वहां पे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट तो अभी भी है, करिकुलम क्योंकि सेम है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर कॉलेज में पढ़ाई का करिकुलम सेम है, तो वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अभी भी आपको मिल रही है। टीयर नेटवर्क अभी भी आपको मिल रहा है। इंडिया के मैक्सिमम लोग टीयर 2 एमबीए कॉलेज से अपनी डिग्री करते हैं एंड ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल ही आपको खराब क्राउड मिलेगा, अच्छे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। एंड देन करियर स्विच, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वैलिड रीजंस है टीयर 2 कॉलेज से एमबीए करने के लिए। लेट्स से आप एक इंजीनियर हो बट अब आपको अपना करियर स्विच करना है, तो आप टीयर 2 एमबीए से भी कॉलेज कर सकते हो ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए करियर स्विच करने का। सो ऑल इन ऑल टीयर 2 कॉलेज से एमबीए करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं है। जैसे मैंने बताया, डायरेक्टली आरओआई नंबर्स तो जस्टिफाई नहीं कर रहे। आपके पास एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए टीयर 2 कॉलेज से एमबीए करने का। करियर स्विच उसमें ऑब्वियसली टॉप रीजन है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे रोल में हो जिसमें आगे आपको बढ़ने के लिए, आगे सक्सीड करने के लिए एमबीए चाहिए ही चाहिए, तो आपके लिए टीयर 2 एमबीए एक सही डिसीजन है। या फिर आपके लिए ये 25-30 लाख का फीस बर्डन इतना ज्यादा नहीं है, आपकी फैमिली, आप खुद वो फीस का बर्डन बेयर कर सकते हो एंड आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, तब भी टीयर 2 एमबीए एक सेंस बना सकता है। इसी नोट पे अब चलते हैं लास्ट ईयर पे, टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस। अब फ्रेंड बता देता हूं, मेरे हिसाब से टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस से किसी को भी एमबीए नहीं करनी चाहिए एंड इसलिए मैं इस टीयर की ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, थोड़ी बेसिक चीजें बताऊंगा। टीयर 3 में हर वो कॉलेज आ जाता है जो लेसर नोन है। यहाँ पे फीस अभी भी 20 से 25 लाख की है, लेकिन आरओआई नंबर क्या बताऊं, एवरेज सैलरी का कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे कहीं पे 4 लाख है, कहीं पे 6 लाख है, कहीं पे 8 लाख है, कहीं पे 10 लाख है, तो किसी भी नंबर पे रिलाय नहीं कर सकते। एंड रिलाय तो क्या करना, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर टीयर 3 कॉलेज से आपने एमबीए करी तो जॉब लगना बहुत मुश्किल है। जॉब लग भी गई ना तो भी आपको फ्रेशर रोल ही मिलेगा जिसमें आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। पर क्या टीयर 3 एमबीए कॉलेज में भी कोई ऐसा केस है जिसमें आप वो कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। रैदर आप टीयर 3 एमबीए कॉलेज से एक ऑफलाइन डिग्री करो, इससे बेटर है आप एक ऑनलाइन एमबीए कर लो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस के, जो टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएट करके आपको अच्छी एजुकेशन दे सकता है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन एमबीए पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कि किस केस में आपको करनी चाहिए, किस केस में नहीं, एंड एवरीथिंग एल्स, तो कमेंट्स में बता देना, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप एक टीयर 3 कॉलेज से एमबीए करो जहां पे आप 20-25 लाख रुपए लगाओ, इससे बेहतर है आप कुछ भी मत करो। अंडर ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब ज्वाइन करो और वहां पे मेहनत से काम करो। जितना आप वहां पे 2 साल में आगे बढ़ पाओगे ना, वो टीयर 3 एमबीए कॉलेज में ना जॉब करते हुए आगे बढ़ने से तो बहुत बेहतर है। बल्कि वो 2 साल एमबीए स्किप करके आप जो काम कर रहे होगे, आपको खुद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की, स्किल्स ग्रो करने की, नेटवर्क ग्रो करने की। सो ऑल इन ऑल टीयर 3 कॉलेज से एमबीए बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस पे अगेन ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। आई होप इससे आप तीनों टीयर्स ऑफ एमबीए कॉलेजेस के बारे में समझ गए हो एंड आपको थोड़ा सा एहसास हो गया हो कि कौन सा टीयर कब सही रहता है, कब नहीं सही रहता है एंड आपके लिए क्या सही है। अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जिसके बिना ये पूरी वीडियो वेस्ट हो जाएगी। MBA एज अ डिफॉल्ट चॉइस, ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है जो कोई कैलकुलेट नहीं करता, और ये वो कॉस्ट है जो मैं आपको अपनी स्टोरी से भी बताने की कोशिश करी थी। इंडिया में एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को है, मुझे भी थी। कोई भी आपके अंडर ग्रेजुएशन के 2nd-3rd ईयर में आपसे पूछता है कि आगे क्या करना है, आपके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, MBA करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सब कर रहे हैं। ये आंसर, सब कर रहे हैं। ये सबसे डेंजरस लाइन हो सकती है आपके करियर के लिए। 3 स्पेसिफिक कॉस्ट बता दूं जो इस डिफॉल्ट चॉइस में छुपी है। कॉस्ट 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 2 इयर्स। वो 2 साल जब आप MBA करोगे एंड करने के बाद पता लगा कि MBA आपके लिए नहीं थी सही, तो फिर वो 2 साल आपने जॉब स्किप की, प्रमोशन स्किप किए, पैसे कमाना स्किप करा, या फिर आपको एक बिजनेस करना था जो आपने सोचा कि यार मैं 2 साल MBA करने के बाद करूंगा, पर अब आपको पता लग रहा है कि बहुत लेट हो गया। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो ना, तो MBA आपको ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाली जो आपको मदद करेगा। हाँ, अगर आप एक अच्छे MBA कॉलेज में चले गए तो वो नेटवर्क एक्सेस शायद आपकी हेल्प कर सकता है, वो भी पक्का नहीं है।
तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो आई थिंक आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए। देन कॉस्ट 2 इज फाइनेंशियल कॉस्ट कंपाउंडेड। आपने एमबीए करने के लिए 25 लाख का एजुकेशन लोन लिया, इसके साथ साथ आपने 2 साल एमबीए करते हुए कोई पैसा नहीं कमाया, इसके साथ साथ आपकी ईएमआई स्टार्ट हो गई जो एजुकेशन लोन की है। सो रियलिस्टिकली बताऊं तो आपका टोटल कॉस्ट वो 2 साल की एमबीए करने के लिए 40 से 50 लाख होगा इफेक्टिवली। चाहे तो ये नंबर खुद कैलकुलेट करके देख लेना एंड सोच के देखो, ये एक बहुत बड़ी बेट है अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, मतलब अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है कि आपने क्यों एमबीए करी है, तो ये 50 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। एंड देन फाइनली कॉस्ट 3 इज द साइकोलॉजिकल केज ऑफ डेट। ये मैंने पर्सनली फील नहीं किया, बट बहुत लोगों की स्टोरी देखी है ये फील करते हुए। 25 लाख के लोन के बाद रिस्क एपेटाइट काफी गिर जाती है। अब उस लोन को पूरा करने के चक्कर में अगर आप अपना करियर पिवट करना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, ये सारे आइडियाज पे पहले ही क्रॉस लग गया है। अभी जो आपका फियरलेस 22-23 साल का वर्जन है ना, वो लोन के प्रेशर में आके 27-28 की उम्र तक पहुंच के एकदम डेड हो जाएगा। जब मैंने कैट की प्रिपरेशन ड्रॉप की, मैं आई थिंक 19 या 20 साल का था, एंड बिकॉज मैं 19 या 20 साल का था, मेरा जो मन में आया मैं वो कर पाया। मैं कॉलेज सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना, मैंने इंटर्नशिप्स की, ऑफलाइन इंटर्नशिप्स की, एंड एक और चीज जो मैं पहले मेंशन करना भूल गया, फ्रीलांसिंग करी। मैं दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ फ्रीलांसिंग करता था। ये तीनों चीजों की वजह से मैंने अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में वो सारी चीजें सीखी जो कोई बुक्स आपको नहीं सिखा सकती, कोई मेंटर आपको बता नहीं सकता। ये चीजें सिर्फ खुद एक्सपीरियंस करके आती हैं। एंड अल्टीमेटली कैट प्रिपरेशन बंद करके वो फाइनल ईयर में इन चीजों के साथ जो भी मैंने सीखा, उसकी वजह से पहले मैंने गोब्री होना स्टार्ट किया, फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर मैंने बाउंड्री रो बैंटर स्टार्ट किया। इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता अगर मैं वो कैट प्रिपरेशन कंटिन्यू करता। शायद कैट दे देता, शायद एमबीए करने चला जाता, शायद उस डिफॉल्ट चॉइस में बंधा रह जाता। सो ऑल इन ऑल, डिफॉल्ट चॉइसेस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। हर मेजर डिसीजन, एमबीए हो, जॉब स्विच करना हो, सिटी स्विच करना हो, उसके पीछे आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सब कर रहे हैं, ये वाई नहीं होता। एमबीए करने से मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, ये वाई नहीं होता। वाई होता है कि उस चीज से आप क्या अचीव कर सकते हो या फिर आप क्या सीख सकते हो। तो दिस वाज एवरीथिंग इन वेदर यू शुड गो फॉर एन एमबीए और नॉट इन 2026। आई होप आप समझ गए हो कि एमबीए करना या ना करना, ये वीडियो इस डिसीजन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वीडियो डिफॉल्ट चॉइस के खिलाफ है। आपको टियर 1 कॉलेज से एमबीए करनी है, बहुत अच्छी बात है, करो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है करने का। आपको टियर 2 से एमबीए करनी है, अगेन बहुत अच्छी बात है अगर उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग रीजन है। आपको ऑनलाइन एमबीए करनी है तो करो, डोंट लेट एनीवन टेल यू कि नहीं करना अगर आपके पास उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग रीजन है। एनीवेज आई फील आज ऑनलाइन एमबीए करना एक बहुत बेटर डिसीजन हो सकता है, या फिर आपको एमबीए करनी ही नहीं, स्किप करनी है। अगेन मेरे हिसाब से तो ये एक एक्सीलेंट डिसीजन है, मैंने भी तो यही डिसीजन लिया था। बस याद रखना कि ये चारों ही पाथ्स में आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। वो क्लैरिटी कैसे आएगी? वो क्लैरिटी आएगी काम करके, एक्सपेरिमेंट करके, इंटर्नशिप्स करो, फ्रीलांसिंग करो, स्टार्टअप्स के साथ काम करो, कॉलेज सोसाइटीज का पार्ट बनो। वहां पे आपके पास टाइम एंड एनर्जी दोनों होंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये लीवे आपको एक एमबीए में नहीं मिलती, वहां आपका पैसा स्टेक में है, आपके 2 साल स्टेक में है। एमबीए में एडमिशन लेने के बाद यू कांट टेक अ यू टर्न, तो इसलिए वो एमबीए के दरवाजे तक पहुंचने का डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एमबीए एनीवेज एक डेस्टिनेशन नहीं है, सिर्फ एक टूल है, एंड सही टूल सही काम के लिए यूज होना चाहिए। एक ही टूल हर काम के लिए डिफॉल्ट तो नहीं होता ना। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।